प्रतापगढ़। सूर्योदय से पहले का समय 5:30 बज रहे थे। 4-5 घरों को छोड़कर पूरा गांव अभी भी सोया हुआ था। सुबह सुबह की हल्की हवा बह रही थी। खिड़की की दरार से जैसे ही ठंडी हवा की एक लहर महसूस हुई, मनीषा नींद से जग गई। अगले ही पल वह बिस्तर से नीचे उतरी। उसने अपने बगल वाले बेड पर सो रहे तन्मय की ओर देखा। वह अभी भी गहरी नींद पर बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनीषा खिड़की के पास गई और धीरे से खिड़की खोली। कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। जैसे ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही। आंगन में लगे अपराजिता के फूलों की खुशबू से वह हवा मधुर हो चुकी थी। इसी बीच गहरी नींद में सोया तन्मय ठंडी हवा के झोंके से आधा जग गया। अरे दीदी, खिड़की बंद करना पहले, उसने सोते हुए ही कहा। कब तक सोते रहोगे, कभी तो जल्दी उठो। मनीषा ने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। मुझे मत सिखा, पहले खिड़की बंद कर। मनीषा यह जानती थी कि वह 8 बजे तक नहीं उठेगा। उसने खिड़की फिर से बंद कर दी और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहा लिया। नहाने के बाद शरीर पर साफ बैंगनी रंग के कपड़े पहने, फिर लंबे कले घने बालों में कंघी की और चोटी बनाई। एक तिकोना लाल टीका आंखों के बीच लगाकर कमरे से बाहर निकली। उसकी दिनचर्या शुरू हो गई थी। सामने वाले कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मतलब माँ पापा अभी भी सो रहे थे। वह सीढ़ियों से उतरकर अपने घर के निचले कमरे के सामने आ गई। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे थे। घर की संरचना बहुत नॉर्मल सी थी। एक में तन्मय और वह सोते थे और दूसरे में उसके माता पिता। सीढ़ियाँ उतरते ही दाहिनी ओर का कमरा रसोई थी और उस कमरे के सामने वाले कमरे में देवघर था। वहाँ उनकी पारिवारिक बैठकें भी वहीं होती रहती थी। वह सबसे पहले देवघर गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर दीपक जलाया। वहीं 2 अगरबत्तियाँ जलाकर रख दी। फिर वह रसोई में चली गई। वहाँ से एक तांबे का बर्तन लेकर पीछे उत्तर की तरफ कुएं की ओर आई और रस्सी की सहायता से कुएं में बाल्टी डालकर ठंडा साफ पानी बाहर निकाला और उससे वह तांबे का बर्तन भर लिया। बचा हुआ पानी अपने पैरों में डालकर ठंडे पानी का पैरों को एहसास अच्छा लगा। वह कमरे से होते हुए आंगन में आ गई। सामने आंगन में पारिजातक के फूल नीचे बिखरे हुए थे। पेड़ पर पक्षियों की चहचहाट और सुंदर ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी तक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन गांव में सुबह का उजाला था। सड़क के आसपास कुछ घरों के दरवाजे खुले थे तो कुछ के बंद। एक घर के सामने रमा चाची आंगन में झाड़ू लगा रही थी। क्या मनीषा, मंदिर जा रही हो? रमा चाची ने मनीषा की ओर देखते ही कहा। ये शुभम जगा या नहीं? तुम तो जानती हो हमारे शुभम और तुम्हारे तन्मय ने कभी उगता सूरज ना देखने की कसम खा रखी है। अभी भी सो रहा है वह निकम्मा। 8 बजे से पहले तो उठने वाला नहीं है। मनीषा ने मुस्कुरा दिया। अपने ही मजाक से खुश होकर रमा चाची थोड़ा जोर से हंसी। यह बात आपने एकदम सच कही चाची। मनीषा आगे बढ़ गई। कुछ देर चलने के बाद वह मंदिर के परिसर में आ गई। आज गेट पहले से ही खुला था, मतलब कोई मंदिर आकर चला गया था। वैसे तो मनीषा हमेशा सबसे पहले गेट खोलती थी। एक कोने में अपनी सैंडल उतारकर अंदर दाखिल हुई। यह भगवान महादेव का जागृत मंदिर था। आसपास के गांवों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। मंदिर की छत के सामने 2 मजबूत खंभों से शुरू होकर सीधे 4 दीवारों से मिलती थी। चारों दीवारों के ऊपर कोणी मंदिर का ऊंचा शिखर था और उस पर एक बड़ा सा ध्वज हमेशा आकाश में फहराया करता था। ध्वज पर एक चक्र जिसके 4 भाग थे, वह चिन्ह भी हवा के साथ लहरा रहा था। मंदिर में नीचे भगवान महादेव की सुंदर पत्थर से साकार पिंड स्थापित की थी। पिंड पर एक छोटा सा कलश लटकाया गया था जिसके एक बारीक छेद से पानी टपक रहा था। उस मंदिर का इतिहास भी बहुत संदिग्ध था। कुछ लोग कहते हैं कि एक समय पर यह मंदिर पूर्व के नदी के उस पार विश्वनाथ पर्वतमाला में कहीं था। ऐसा माना जाता है कि पहले प्रतापगढ़ पूर्व में 2 भागों में विभाजित था। एक भाग सरोजनी नदी के उस पार और दूसरा भाग इसके पश्चिम में। दूसरी तरफ के गांव का पतन हो गया और किसी कारण से मंदिर को इसी तरफ स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय वहाँ काफ़ी लोग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम हो गई और घरों की जगह बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ियों ने ले ली। कुछ अफवाहें थी कि वहाँ शैतान रहता था और कुछ के अनुसार वहाँ का राजा पागल हो गया। तो कोई कहता वहाँ लोग धन के लालची हो गए थे, जिससे उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ और कोई और कुछ, लेकिन किसी को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि असल में वहाँ हुआ क्या। लेकिन जंगल में कई बार खोए हुए लोगों की कहानियाँ हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था, जिस कारण लोगों ने जंगल में जाना थोड़ा कम कर दिया था। विदेशी शासन से आज़ादी के बाद भी गांव के विकास की गति बहुत धीमी थी।
गांव अभी तक शहर की बहुमंजिला इमारतों और तारकोल वाली सड़कों से परिचित नहीं था। मनीषा मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गई और अचानक यह देखकर चौंक गई कि कोई व्यक्ति नदी के चरणों में पिंड के सामने फर्श पर लेटा हुआ है। उसने तर्क बनाया कि यह कोई शराब प्रेमी होगा जो शराब के नशे में यहाँ पर लेटा होगा, लेकिन करीब से देखने के बाद उसे एक नए युवक को समझने में देर नहीं लगी। उसके कपड़े नए लेकिन मैले थे, शर्ट एक जगह से फटी हुई थी। उसने उसे जगाए बिना जोर से मंदिर की घंटी बजाई। टन आवाज़ ऐसा होते ही वह युवक हड़बड़ा कर उठ गया। उसे उसके आसपास क्या चल रहा है यह समझने में थोड़ा समय लगा। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत सुंदर था और चेहरे पर एक तेज और चमकदार काली आंखें जो हाथ में थाली लिए उसी की ओर देख रही थी। पूरी तरह होश में आने के बाद उसने इधर उधर देखा। एकदम से खतरा टलने का एहसास हुआ और उसकी जान में जान आई। बुढ़िया यहाँ नहीं थी, झोपड़ी यहाँ नहीं थी, ना कोई हड्डियों का ढेर, ना कोई आग के निशान, कहीं कुछ नहीं। नितिन ने मन में सोचा, कौन है ये युवक और ये यहाँ कैसे पहुँचा? मंदिर में ये क्या कर रहा है? मन ही मन में मनीषा के सवाल उठने लगे। पानी, पानी। नितिन ने पानी के लिए गुहार लगाई, इस बात से आश्वस्त होकर कि वह सुरक्षित स्थान पर है। उसने आशा से उस युवती की ओर देखा। कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। भूख से उसका पेट बहुत बुरे हाल में था। मनीषा ने बिना सोचे समझे पानी का तांबा उसके सामने बढ़ा दिया। उसने प्यास बुझने तक पानी पिया। इस दौरान गांव के एक दो लोग वहां जमा हो गए थे। मनीषा, क्या हुआ है? कौन है ये लड़का? एक आदमी ने पूछा। और मंदिर में शराब पीकर सोया है क्या? वह उस आदमी ने फिर से दूसरा सवाल किया। अरे चाचा, मुझे नहीं पता, जब मैं यहाँ आई तो इन्हें सोता हुआ देखा और जगाया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मनीषा ने पूछा। मैं नितिन। उसे याद आने लगा कि क्या हुआ था। उस घटना की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आने लगी। वह सो रहा था उस झोपड़ी में, उस गंदी जहरीली झोपड़ी में, लेकिन वह अब वहाँ नहीं थी। वो वहाँ अकेला असहाय पड़ा हुआ था। शायद यही उसका अंत होता, लेकिन नहीं। एक परिचित आवाज़ कानों में गूंज उठी। वह किसी अपने की आवाज़ थी जो उसे ताकत दे रही थी। नितिन, नितिन। उसके दादाजी की आवाज़। वो उसे नींद से जगा रहे थे। उसकी पलकें हिली। उसकी पूरी तरह से बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। एक धुंधली आकृति उसे जगा रही थी। उसने आवाज़ पहचान ली। दादाजी, आप? हाँ, मैं हूँ बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है। तुम्हें लड़ना होगा, हर हाल में इस चीज़ से लड़ना होगा। मैं इस चीज़ से लड़ना नहीं जानता। यदि कोई भी आदमी वहाँ होता तो वह लड़ता, लेकिन यहाँ जो अधिक शक्तिशाली एक चुड़ैल है जो शिकार कर रही है इंसानों का, उससे मैं कैसे लड़ सकता हूँ? इतना सोचते सोचते नितिन ने अपनी आंखें पूरा खोल दिया। दादाजी अब वहाँ नहीं थे। क्या ये मेरा कोई भ्रम था? नितिन ने मन ही मन सोचा। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगा तो नहीं। दादाजी की आत्मा उसे बचाने आई थी। वह बाहर आया तो बाहर का दृश्य देखकर वह पूरी तरीके से दंग रह गया। जिस आग के सामने वहाँ पर बुढ़िया खड़ी थी, अब उस आग की रोशनी चारों ओर फैल गई थी और उस रोशनी में झोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। झोपड़ी के बगल में इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। तो क्या वह कोई नरभक्षणी थी? वो इंसान की खोपड़ियाँ, यानी कि वह इंसानों को खाती है। वहाँ रुकने का समय नहीं था। उसने अपनी सारी की सारी ताकत अपने पैरों में डाली और सड़क की ओर भागा। चंद्रमा की रोशनी में उसके सामने सड़क साफ दिखाई दे रही थी। आज यहाँ उसका अंत नहीं था। भागते समय उसका शर्ट एक पेड़ के तने पर अटक कर फट गया और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। काफ़ी दूर आने पर एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया, फिर 2, 3, फिर कई घरों के बल्ब चमकते हुए दिखाई देने लगे। वह बिना पीछे देखे उस ओर भागता रहा। ऊपर चांद की रोशनी में उसे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, प्रतापगढ़ आपका स्वागत करता है। लेकिन वह वहाँ नहीं रुकता और दौड़ता रहा। अब कई मकान नजर आने लगे थे। जंजीरों में बंधे कुछ कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं रुका। उसे एक ऊंचा उड़ता हुआ झंडा दिखाई दिया जिस पर एक गोलाकार चिन्ह बना हुआ था जो चारों भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग में एक चक्र था। वो वहाँ पहुँचा, गेट खोला, सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया और नदी के चरणों तक पहुँच गया। अब शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई थी। आगे बढ़ना कठिन था। नितिन वहीं गिर गया और अब वह बेहोश हो चुका था। अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ का विश्वास था कि वह भगवान के चरणों में था और वह अब एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका था। तभी भीड़ में फिर से एक बार आवाज़ आई, कौन हो तुम? नितिन ने अपने होश संभालते हुए बोला, मैं यहाँ गांव में मेरे दादाजी रहते थे, मनोहर नाम था उनका।
तभी उस आदमी ने बोला, तो तुम मनोहर के पोते हो, तुम्हारे दादा के बारे में सुनकर दुख हुआ बेटा। वे एक अच्छे व्यक्ति थे, तुम्हारी दादी भी बहुत अच्छी औरत थी। सुबह के 7 बजे थे। रमा चाची का पति महादू बगल में बैठा हुआ था। दादाजी बताते थे गांव के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। नितिन बात तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रात की घटना अभी तक उसके दिमाग से पूरी तरह नहीं निकल पाई थी। नितिन से और नहीं रहा गया और उसने अपने साथ रात में भी पूरी आप बीती महादू को बता दी। और उसके बाद बोला, शायद ही आप मेरी बात पर विश्वास करो, पर मैं जो कह रहा हूँ वो सच में हुआ है। वास्तव में मुझे भी विश्वास करना कठिन लगता है, पर इतना वो बोला ही था कि कमरे में सन्नाटा छा गया। पर वह सन्नाटा ज़्यादा देर तक नहीं रहा। मनीषा की माँ राधाबाई चाय लेकर आई। महादू और उसके बगल में बैठे सदाशिव नाई ने चाय का कप उठाया और बोला, अगर यह बात तुमने 2 महीने पहले बताई होती तो शायद हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। उसने सदाशिव की ओर देखा और रुक गया। सदाशिव द्वारा हाँ में सिर हिलाने के बाद महादू आगे बोलने लगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कुछ दिनों पहले की बात है, गांव का साहूकार धनराज पाटिल एक दिन अचानक से गायब हो गया। उस घटना के कुछ दिनों बाद मछुआरों के गोविंदा के साथ जो घटना हुई, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। महादू चुप हो गया। उसे चुप देखकर सदाशिव राव ने कहा, हम जानते हैं कि तुम जो कह रहे हो वह सच है, लेकिन हम असहाय हैं। गांव वाले असहाय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भी वही होगा जो बहुत पहले नदी के उस पार हुआ था, विनाश। सदाशिव राय ने इस बारे में आगे कुछ नहीं बोला और विषय मोड़ते हुए बोलने लगा, तुम कह रहे थे कि दादाजी चले गए हैं, लेकिन तुमने आने का अपना कारण स्पष्ट नहीं बताया। दादाजी चाहते थे कि उनके बाद उनकी अस्थियों को गांव में विसर्जित किया जाए। नितिन को अचानक से कुछ याद आया। अरे हाँ, दादाजी की अस्थियाँ, वो वहाँ नहीं थी। लगातार चलते घटनाओं के चलते उसे यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि वह वहाँ क्यों आया। अस्थियाँ वहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? उसकी आंखें चमक उठी। उसका दिल अनायास ही धड़कने लगा। वो उन्हें वहीं छोड़ आया था, वहीं जंगल में, वहीं उस जगह, उस झोपड़ी में। वह अस्थियों को भूल गया था। वह उसे वापस लाने की बात सोच रहा था। मैं दादाजी की अस्थियाँ लेकर आया था। अभय के शब्द लड़खड़ा रहे थे। आवाज़ में बदलाव महसूस हो रहा था, लेकिन कल रात मैं उन्हें उसी जगह पर भूल गया। इस सब बातों में उसने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसने दादाजी को देखा था। तुम चिंता मत करो, दिन में जंगल में घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को अपने साथ ले जाओ, राधाबाई ने कहा। कोई क्यों, मैं ही जाता हूँ ना। चलो हम वहाँ जाकर आते हैं, तब तक कुछ खाना बना लो, क्योंकि मैं कुछ खाए बिना नहीं रह सकता। सदाशिव राय ने राधाबाई की ओर मुस्कुराते हुए चिढ़ाने वाले स्वर में कहा। हाँ हाँ बनाती हूँ। राधाबाई ने रसोई की ओर जाना शुरू किया। सदाशिव राय कुर्सी से उठ गए। सेब खाने के बाद नितिन को भी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसकी थकान बहुत हद तक कम हो चुकी थी। उसका इरादा था कि आए तो कुछ दिन पहले रुकें, लेकिन इसमें संदेह था कि वह आज शाम तक भी रुक पाएगा। वे तीनों सड़क पर आ गए। महादू ने अलविदा कहा और अपने घर की ओर चला गया। नितिन और सदाशिव राय विपरीत दिशा में पूर्व की ओर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर गांव का स्कूल आया। स्कूल नया नहीं था, लेकिन पेंटिंग के काम की वजह से नया लग रहा था। स्कूल लगभग 1-2 एकड़ में बनाया हुआ था, जिसके चारों ओर 6 फुट ऊंची दीवार बनाई गई थी। यहाँ हमारा तन्मय पढ़ता है। अब उसकी 10वीं कक्षा का आखिरी साल है और मनीषा ने भी यहीं से पढ़ाई की। 10वीं के बाद 2 साल तक पड़ोस के गाँव में पढ़ाई की, लेकिन हमने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं भेजा। नंदिनी मंदिर में मिली खूबसूरत युवती याद आ गई। वही थी जो उसे घर लेकर आई थी। गांव शिक्षा से वंचित था। गांव में एक ही स्कूल था जहां 10वीं तक की शिक्षा थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। नितिन के पिता उनमें से थे जो बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते। उनके दादाजी ने उनका पढ़ाई के लिए समर्थन किया, इसलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और शहर में बस सके। तुम्हारे पापा और मैं एक ही साथ पढ़ते थे। फिर तुम्हारे पापा शहर चले गए, लेकिन मैंने यहीं रहने का फैसला किया। चलते चलते वे गांव के बीच में मुख्य स्थान पर पहुंच गए। चारों तरफ 4-5 छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। हालांकि बीच का इलाका बिल्कुल खाली था, फिर भी वहां बनी 10-12 फीट की एक व्यक्ति की मूर्ति ध्यान खींच रही थी। नीचे बड़े अक्षरों में मधुकर पाटिल नाम छपा था। सड़क के किनारे 2 घोड़ा गाड़ी एक के बाद एक खड़ी थी। तांगे के मालिक नीचे खड़े बातें कर रहे थे। शहर से आई युवक के साथ घटी घटना हवा की तरह सारे गाँव में फैल गई। वो दोनों उनके पास जाकर रुक गए। जंगल में जाना था भीखू, चलो, सदाशिव राय ने उनमें से एक से कहा। आज सुबह सुबह क्या सदाबहाऊ, क्या बात है? हाँ चलो, तो मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। ठीक है, चलो आता हूँ इन्हें छोड़कर, भीखू ने अपने साथी से कहा। उसने एक नज़र सदाशिव राय और दूसरी नितिन पर डाली और आगे चढ़कर ड्राइवर के सीट पर बैठ गया।
उसके साथ ही दोनों पीछे की ओर बैठ गए। वहाँ 4-5 लोग आराम से बैठ सकें इतनी जगह थी। जैसे ही उसने घोड़े को अपनी एड़ी दी, गाड़ी जंगल की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में स्कूल दिखा। सदाशिव राय का घर पीछे छूट गया, फिर मंदिर पीछे छूट गया। रात को भौंकने वाले कुत्ते अभी भी वहीं बंधे हुए थे। फिर वह बोर्ड, प्रतापगढ़ आपका स्वागत करता है, और जंगल का हिस्सा शुरू हो गया। रात में डरावना दिखने वाला जंगल अब बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। क्या वो वही जंगल था? अब उस जंगल में कोई डर नहीं लग रहा था। यह बताना कठिन था कि दिन के उजाले के कारण था या किसी के साथ होने के कारण। हर तरफ हरा भरा जंगल और सभी पेड़ों की ठंडी छाया और अलग अलग रंगों के तितलियों से जंगल भरा हुआ था। सदा बाबू, ये मेहमान कौन है? हमारा भी परिचय करवा दीजिए, बीको ने नितिन की ओर देखते हुए कहा। ओह, ये नितिन कल रात शहर से आया। सदाशिव राय ने संक्षेप में सारी हकीकत बता दी। मतलब रात को जो हुआ वो। बीको ने आगे कुछ नहीं कहा, वह तुरंत समझ गया। तांगा आगे आगे चल रहा था। नितिन को याद नहीं आ रहा था कि वो रात को कहाँ था, क्योंकि रात का जंगल दिन के जंगल से बहुत ज़्यादा अलग था। क्या तुम्हें ठीक ठीक याद है कि कहाँ वह झोपड़ी थी? सदाशिव राय ने पूछा। नितिन ने जवाब दिया, अंधेरा था इसलिए ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो यहीं कहीं पर होनी चाहिए। और नितिन बारीकी से जंगल के हर कोने को देख रहा था कि कुछ याद आ जाए, लेकिन रात का जंगल बहुत अलग था। वो डरावनी सिरा देने वाली आवाज़ें, वो खामोशी, वो बुढ़िया, वहाँ कुछ भी नहीं था। इतने में उसे एक बदबू आई। उसने वह गंध तुरंत पहचान ली। वो रात में आई लाश के सड़ने की गंध थी। उसने भीखू को गति धीमी करने को कहा। वह देखने लगा कि कोई संकेत मिल जाए तो बहुत आराम हो जाएगा, नहीं तो पूरा जंगल एक ही जैसा लग रहा है। कुछ तो होगा। ऐसा लगा मानो उसकी छठी इंद्रियां जाग गई हो। और अचानक से उसे दिखाई दिया शर्ट का एक फटा हुआ टुकड़ा जो एक कांटेदार पेड़ से चिपका था। रुकना रुकना, उसने जोर से कहा। टांगा रुक गया। वह उस टुकड़े के पास पहुंचा और उसने भीखू और सदाशिव राय के सामने वाले कच्चे रास्ते पर प्रवेश किया। यह जंगल की एक पुरानी सड़क थी जो काफी समय से बंद थी। साधारण 150 कदम पर ही किसी जंगली जानवर की सड़ी हुई लाश दिखी, जिसकी दुर्गंध पूरे इलाके में फैली हुई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यही सड़क थी? पीछे से सदाशिव की आवाज आई। सदाशिव और भीखू मुंह पर रुमाल ढके पीछे से आ रहे थे। वे ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सके। हाँ, मैं यहीं आया था, पर कहाँ मुझे ठीक से याद नहीं। और वे सब उस स्थान पर पहुंचे जहां सामने एक धूल में सनी बैग पड़ी हुई थी, लेकिन वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। जली हुई लकड़ी का कोई अवशेष नहीं था। मानव हड्डियों का ढेर नहीं था। कुछ भी नहीं था। वहां केवल पूर्णतया सूखा पर्ण विरहित वृक्ष का तना था। उसकी बैग वहीं पास में पड़ी हुई थी। यह संभव नहीं था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसके शरीर ने वह महसूस किया था। तो अगर यह सच है तो वो झोपड़ी क्यों नहीं है? सारी चीज़ें कहाँ चली गईं? तो क्या यह सब कुछ एक भ्रम था? उसने बैग उठाया, अंदर की चीज़ें जांची। उसकी निगाह इधर उधर घूम रही थी। कुछ तो याद होगा, कुछ तो होगा जो यकीन थे कि यह झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ तो होगा। तभी नितिन ने बोला, अरे काका, वो झोपड़ी रात को यहीं थी। मानव शरीर में वो डरावनी बुढ़िया, सब कुछ यहीं था। सदाशिव राव उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे और उनकी आंखें उसके द्वारा कही गई सभी बातों को खोज रही थी। लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी न देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी पहले भी सुना था मछुआरों के गोविंदा से, जो 1 महीने पहले ही उस शाम मछली पकड़ने गया था। यहाँ कुछ तो होना चाहिए, नितिन कह ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र पेड़ के एक तने पर पड़ी और वह देखता ही रह गया। जो सामने था वह उसकी बात साबित करने के लिए काफ़ी था। सामने तने पर एक आकृति खुदी हुई थी जो उसने उसे देखी थी कल रात उसी जगह। वो बूढ़ी औरत अपने नाखूनों से बना रही थी, कुछ बुदबुदा रही थी। वही सटीक आकार, लेकिन वह एक कार इंसान का नहीं था। गुड़िया की तरह अजीब, आंखों की जगह 2 बारीक बिंदु, मुंह की जगह एक घुमावदार रेखा और उसमें कांटे की तरह खुदे हुए 2 दांत, हाथ और पैर मुड़े हुए अजीब से, जो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थे। चाचा, वो उस झोपड़ी में यही बना रही थी, नितिन चिल्लाया। सदाशिव और भीखू ने गुड़िया की ओर देखा और वो चौंक गए, लेकिन यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। सदाशिव राय ने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा और चलने का इशारा किया। अब वो तेजी से जा रहे थे। भीखू और नितिन ने उनके पीछे जाने का निर्णय लिया। अब वहाँ से निकलना सुविधाजनक था। वो घोड़ा गाड़ी के पास आए। सदाशिव राय और फिर नितिन उसमें बैठे और भीखू ने गाड़ी घुमा ली। घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाया और भागने लगा। जल्दी वो सदाशिव राय के घर के सामने आ गए। भीखू ने तांगा रोका। वे दोनों नीचे उतरे। सदाशिव राय पैसे निकालने लगे। अरे काका, आप क्यों पैसे दे रहे हो? मैं देता हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। नहीं, ऐसा क्यों? नितिन ने जबरन उन्हें रोकते हुए भीखू के हाथ में 10-10 के 2 करारे नोट रख दिए।
पैसे मिलते ही भीकू वापस गांव चल पड़ा। नितिन ने घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। राधा बाई उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। हमेशा की तरह सदाशिव राय ने आंगन में रखे पानी से अपने हाथ पैर धोए और नितिन ने उन्हें देखकर अपने हाथ पैर धोए। काका, यहाँ ढाबा कहाँ है? ढाबा क्यों, मैंने खाना बनाया है ना, राधा बाई ने नितिन के सवाल पर कहा। नहीं चाची, आप परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी आपने सुबह से मेरी बहुत मदद की है। मदद कैसी, ये हमारा कर्तव्य था और तुम कोई अजनबी थोड़ी ना हो। तुम तो मनोहर काका के पोते हो। बचपन में मैं ज़्यादातर समय वहीं रहता था। सदाशिव राय थोड़ा हंसे। 3-4 घंटे पहले मुलाकात हुए परिवार ने उसे नएपन का एहसास तक नहीं होने दिया। अनजाने में अब गांव से लगाव हो रहा था। वे सभी भोजन कक्ष में गए। राधा बाई भोजन लेके आई और सभी का भोजन परोसा। तन्मय जोर से पुकार लगाई। हाँ माँ, अभी आया। सीढ़ियों के ऊपर से भागने की आवाज़ आई। उनके आने से पहले ही वह जाग गया था। उसके स्कूल जाने का समय हो चुका था। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नज़र सामने बैठे नितिन पर पड़ी। ये कौन है माँ? अरे ये अब नितिन है, तेरे स्कूल के रास्ते में वो पुराना खाली मकान है ना, ये उन्हीं मुजुमदार चाचा का पोता है, राधा बाई ने खाना परोसते हुए कहा। अच्छा, उन्होंने बातचीत खत्म की। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। असल में उसे पता नहीं था कि रात को क्या हुआ था। खाने खाते समय वह बीच बीच में नितिन की ओर ताड़ता, लेकिन नितिन की नज़रें तो किसी और को ही तलाश रही थी। संजोग से सदाशिव राय ने उसके मन का प्रश्न पूछ लिया। मनीषा दिखाई नहीं दे रही है कहीं, कहाँ गई है वो स्वराली के घर गई है, कौन जानता है कब लौटेगी, राधा बाई ने कहा। बातें करते करते उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया। भोजन करते करते उन्होंने कुछ बातें शहर के बारे में तो कुछ बातें गांव के बारे में की। तब तक तन्मय अपना खाना खा चुका था और कमरे से अपना स्कूल बैग ले आया था। पापा, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। अरे जा ही रहे हो तो नितिन को स्कूल के पास वाला बंद पुराना घर दिखा देना, मैं उसे दिखाना भूल गया था, सदाशिव राय ने तन्मय से कहा। तन्मय के हाँ में से हिलाते ही नितिन ने अपना बैग उठाया। चलिए काका, चलता हूँ, कहकर नितिन तन्मय के साथ आगे चलने लगा। मनीषा, मुझे दिन पे दिन डर लगने लगा है, बगल में बैठी स्वराली ने मनीषा से कहा। वो दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं। वे दोनों स्वराली के घर के सामने आंगन के आम के पेड़ की घनी छाया के नीचे एक बेंच पर बैठे हुए थे। मनीषा को कुछ न कहते थे स्वराली ने आगे कहा। दिन का उजाला खत्म होते ही अंधेरा अनचाहा हो जाता है, मानो जैसे अंधेरा निकलने की कोशिश करता हो। मुझे रात में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है कि कोई अंधेरे में छिपकर मुझे देख रहा है। हाँ, बचपन से परिचित जंगल अब अपरिचित सा लगने लगा है। हर घटना की कुछ वजह होती तो इसकी भी कुछ न कुछ होगी जरूर, मनीषा ने जवाब दिया। हाँ, बोल तो तुम सच रही हो, लेकिन क्या वजह हो सकती है इस घटना की? स्वराली ने मनीषा से पूछा। मनीषा ने जवाब में कहा कि जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता उसका उत्तर अतीत के पास होता है। तुम भूल तो नहीं गई, हम अतीत में नहीं जा सकते पागल। बगल में बैठी स्वराली ने मनीषा को जवाब दिया। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वराली प्रश्न वाली निगाहों से मनीषा की बातें सुन रही थी। देखना, हम अतीत में तो नहीं जा सकते, लेकिन हमारे वर्तमान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अतीत से जुड़ी हुई हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत समय पहले हुई थी। तब किसी को कुछ पता तो होना चाहिए, किसी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो छोड़ा ही होगा। तुम सही हो भी गई तो ये उतना आसान नहीं होगा। उसका प्रश्न सुनकर मनीषा सोचने लगी और वो दोनों शांत हो गए। देखो मनीषा, हम गांव में हर किसी से तो नहीं पूछ सकते। अगर माँ पापा को पता लग गया तो वो दोनों बहुत डांट लगाएंगे और हमारी गांव में कितनी बेइज्जती होगी। ये सोचते हुए उन दोनों ने इस ख्याल को वहीं छोड़ दिया। मनीषा ने उठते हुए कहा, चलो अब मैं घर जाती हूँ, माँ पापा खाने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, शाम को आना और कुछ गुलाब की मालाएं बनानी है, स्वराली ने मनीषा से कहा। नितिन तन्मय के साथ चल रहा था। तभी नितिन का फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो माँ की कॉल थी। नितिन, क्या तुम प्रतापगढ़ पहुँच गए? कॉल नहीं की, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? माँ सवाल पे सवाल पूछ रही थी। अरे हाँ माँ, मुझे बात तो करने दो, मैं पहुँच गया हूँ, चिंता मत करो, मैं अब छोटा थोड़ी ना हूँ। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा तुमको? नहीं माँ, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, उसने साफ झूठ बोला। अपना ख्याल रखना। और वापस कब आओगे? नितिन को अपनी माँ से ऐसे हड़बड़ाहट में बात करते देख तन्मय मुस्कुरा दिया। हाँ माँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा, चिंता मत करो, चलो बाय, उसने कहा और कॉल कट कर दी। कुछ ही समय बाद नितिन और तन्मय एक पुराने बंगले के सामने पहुंचे। तन्मय ने नितिन से कहा, ये है तुम्हारा घर, मुजुमदार का घर। दरवाजे पर एक ताला लगा था जिसमें जंग लगी थी। उसने चारों ओर देखा। कुछ मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। बाईं ओर उसी आकार का एक और घर था। घर के बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन साफ सफाई से इतना तय था कि वहाँ कोई तो रहता था। दूर एक पेड़ के नीचे कुछ लोग आराम कर रहे थे। नितिन घर की ओर देख रहा था। उसने
उसके दादाजी ने लगभग अपना सारा जीवन उसी घर पे बिताया था। उसके पिता ने अपना बचपन यहीं गुजारा था, उसकी दादी ने अपना पूरा जीवन इसी घर में बिताया, लेकिन अब वह घर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था, किसी अपने के आने की उम्मीद में। इस घर में पिताजी दादाजी की कितनी यादें होंगी। नितिन ये सोच ही रहा था, तभी तन्मय ने उसे बताया, ये रहा आपका घर और इस घर के पीछे ही कुआं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपको हमारा घर मालूम ही है। इतना कहकर वह अपने स्कूल के लिए निकल गया। नितिन अपने घर के किनारे से होता हुआ पीछे की तरफ गया और कुएं में अपने दादाजी की अस्थियां प्रवाहित करी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सोचा, मैं इतनी दूर गांव में आया हूं तो क्यों ना अपने घर में एक बार ताक झांकी कर लूं, मेरा पुराना घर कैसा है, कैसा दिखता है। उसने एक पत्थर उठाया और लोहे पर जंग लगे ताले को जोर से पत्थर मारा, जिससे वह ताला एक ही बार में टूट गया। उसने अंदर जाकर देखा तो वो लकड़ी की कुछ मेज और टेबल पड़ी हुई थी, सारी जगहों पर धूल थी। उसे कस के थकान भी हो चुकी थी, तो उसने सोचा क्यों ना एक बेड को साफ करके उसमें थोड़ी देर आराम कर लूँ, आखिर ट्रेन 3 बजे की है। उसने यह सोचकर थोड़ा साफ सफाई की, अपना बैग रखा और अपने बेड को साफ करके उस पर लेटकर सो गया। मनीषा घर लौट आई। उसके हाथ में किताब थी जो वह थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी से लाई थी। उसे वापस लौटने में काफ़ी देर हो चुकी थी। पापा वहाँ कुर्सी लगाकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने उसे देखकर कहा, क्या मनीषा कितनी देर लगा देती हो? अरे पापा, वो सुराली आने ही नहीं दे रही थी। मनीषा ने सच झूठ बोलते हुए कहा। वह कह रही थी और कुछ देर और रुको, लेकिन मैं ही थी जो उसे टाल कर आ गई। अरे हाँ, लेकिन कम से कम खाने के लिए तो जल्दी पहुँचा करो ना। हाँ पापा। इतना कहकर वह घर के अंदर दौड़ी और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। टेबल से एक सेब उठाकर उसने माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में कहा, माँ वो लड़का कहाँ है? राधाबाई बर्तन धो रही थी। कौन सा लड़का? अरे वही जो सुबह मंदिर में था। अच्छा नितिन, तुम्हारे पापा ने उसे तन्मय के साथ भेजा। बात करते करते राधाबाई साड़ी से हाथ पोंछते हुए कमरे में आ गई। भेजा? कहाँ भेजा? कह रहा था कि उसे अपने दादा की अस्थियों को विसर्जित करना था। अस्थियाँ? सरोजनी नदी में? नदी में नहीं, कुएं में। ऐसा क्यों भला? अस्थियाँ तो नदी में डालते ही ना। हाँ, लेकिन उसके दादा की भोली मान्यता, और क्या। एक बार कोई चला गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। तुम्हारे पिता ने तन्मय को मुजुमदार के घर ले जाने के लिए कहा था। यह सुनकर मनीषा ने खाना खाया और खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और शाम के 4:30 बजे तक वह लाइब्रेरी से लाई किताब को पढ़ती रही। 4:30 बजे ही वह फिर से घर से बाहर निकली और अपनी माँ से कहा, माँ मैं स्वराली के घर जा रही हूँ। वह माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चलने लगी। क्यों? माँ ने पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, ये लड़की बिना बताए कहीं भी चली जाती है, इसका घर पर 1 मिनट भी मन नहीं लगता। जब मनीषा स्वराली के घर पहुंची तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो घर जाने लगी तो उसे सुबह वाले युवक की याद आई और वह आगे बढ़ गई। उसे जानना था कि शहर का नया युवक क्या कर रहा होगा। स्वराली के घर जाने की बजाय वह बीच के रास्ते चलकर मुजुमदार के बंगले के सामने पहुंच गई। बंगले का दरवाज़ा खुला था, इसलिए उसने घर के चारों ओर देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि नितिन बाहर कहीं नहीं है, वह दरवाजे पर आई। वह थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और कुछ देर तक देखती रही। नितिन, उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फर्श पर धूल से बने किसी के कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सामने का दरवाज़ा खुला था। वह कमरे में आई। पैरों के निशान कमरे में 2-3 बार चक्कर लगाती और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाते दिखे। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वह बरामदे में आई और सामने की खिड़की से रोशनी आ रही थी। 2 कमरों में से एक में कुंडी लगी थी और एक का दरवाज़ा खुला हुआ था। नितिन, उसने दोबारा पुकारा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। वह खुले दरवाजे के पास आई। अंदर झांक कर देखा तो सामने बिस्तर पर वह आराम से सो रहा था। उसके चेहरे में चमक थी। उसे उस युवक की याद आई जिसने उसे सुबह देखा था। वह वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा आकर्षक और चमकदार लगने लगा था। उसके शरीर पर अब फटे हुए कपड़े नहीं थे। वह काफ़ी देर तक अभय को दौड़ती रही। उसके मन में यह सवाल चल रहा था कि उसे जगाएं या नहीं। उसने अपने हाथों से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन गहरी नींद में सो रहे नितिन को जगाने के लिए वह आवाज़ काफ़ी नहीं थी। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार ज़ोर से। उस आवाज़ से नितिन जाग गया और मनीषा को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? नींद तो खराब नहीं की ना मैंने तुम्हारी? मनीषा ने नितिन से पूछा। नहीं नहीं, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। नितिन ने मनीषा को जवाब दिया। मैंने सोचा गांव के मेहमान हमें भूल गए होंगे। मनीषा ने मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम ही तो सुबह सबसे पहले मुझसे मिली और उसके बाद तुमने जो मेरी मदद की वह मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कैसा लगा गाँव?
मनीषा ने नितिन से सवाल किया। गांव बढ़िया है, यहाँ की हवा बढ़िया, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग सभी बढ़िया हैं। नितिन ने मनीषा के सवाल का जवाब दिया। लोग? कौन लोग? मनीषा ने नितिन से सवाल किया। नितिन ने बोला, लोग तुम्हारे माता पिता, महादू चाचा, बिंकू, तन्मय और वह इंतजार कर रही थी कि नितिन अब आगे क्या कहेगा। और हाँ, मैं बस इन्हीं से तो मिला, और मैं किससे मिला? वैसे हमारा गांव बहुत सुंदर है। तो तुम वापस कब जा रहे हो? आज 3 बजे की ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। 3? मनीषा की ऊपर उठी नजरें और आश्चर्य के भाव देखकर उसे तुरंत कुछ याद आया। उसने हाथ उठाया और समय देखा। 5:15 हो रहे थे। शिट! उसने झट से बैग को छुआ और अगले ही पल उसे छोड़ दिया। उसकी ट्रेन कब की स्टेशन छोड़ चुकी थी। वह इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे मनीषा ने न जगाया होता तो न जाने कितनी देर और सोता। लगभग 6 बजने वाले हैं, मनीषा ने कहा। मुझे पता ही नहीं लगा कि अचानक कैसे नींद आ गई। अब आगे कोई ट्रेन नहीं थी। तुम ऐसा करो, आज यहीं गांव में रुक जाओ, फिर कल जाना चाहो तो चले जाना, उसने उसे दिलासा देते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यहाँ गांव में कमरे कहाँ मिलेंगे? उसने रात के लिए किसी कमरे में रहने का फैसला किया, क्योंकि वो रात अकेले उस घर में नहीं बिता सकता था। यहाँ किराए पर कमरे नहीं मिलते, गांव में भला कौन रहने आता है? लेकिन तुम ऐसा काम कर सकते हो, मेरे एक दोस्त है जिसके घर में एक बेकार का कमरा है, तो कम से कम आज रात तुम चाहो तो वहाँ रुक सकते हो, और वहाँ खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसा करो, तुम तुरंत चलो, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, फिर मुझे देर हो गई तो पिताजी चिल्लाएंगे। उसने तुरंत अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उसने सोचा कि वह नितिन को नहीं बताना चाहिए था। मनीषा ने मुस्कुरा दिया। नितिन ने हाँ कहकर बैग उठाया, घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और दोनों बीच के रास्ते से सुराले के घर के आंगन में पहुंच गए। नारायण चाचा बाहर गमले में लगे पौधों को पानी दे रहे थे। उनका दोनों तरफ तब ध्यान नहीं गया जब मनीषा ने उन्हें आवाज़ नहीं दी। काका? अचानक आवाज़ सुनकर नारायण ने आगे देखा। मनीषा और उसके साथ एक युवक खड़ा था। मनीषा ने नितिन का मनोहर चाचा से परिचय कराया और पूरी परिस्थिति बताई। मनोहर चाचा ने बोला, अरे हाँ, दिक्कत की क्या बात है? आज रात तुम हमारे ही घर रुक जाओ, मैं सोनाली से कह देता हूँ, वह उस कमरे को साफ कर देगी। उन्होंने सोनाली से कमरे को साफ करने को कहा। सोनाली ने कमरा साफ किया और मनोहर चाचा ने तब तक नितिन को पानी पिलाया और कुछ देर बाद उसे उस कमरे की ओर ले गए। नितिन ने कमरे के अंदर जाकर देखा, कमरा काफ़ी साफ सुथरा हो चुका था। नितिन ने सोचा, चलो आज रात यहीं रुक जाता हूँ, कल सुबह 10 बजे की ट्रेन है, वहाँ से वापस से निकल जाऊँगा। मनोहर चाचा ने बाहर से आवाज़ लगाई, नितिन आकर खाना खा लो। सभी ने साथ में बैठकर खाना खाया और लगभग रात के 8 बजे सब ने सोने की तैयारी कर ली। इधर उधर की बातें करने के बाद थकावट के कारण नितिन कब सो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। तो आप सबको क्या लगता है कि नितिन यह गांव छोड़कर वापस जा पाएगा? इस गांव का कुछ और ही इरादा है? क्या नितिन जिंदा बच पाएगा इस गांव में, या काली शक्तियां और वह चुड़ैल नितिन को खत्म करने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आप सबने सुना कि नितिन के गांव जाते ही उस पर एक भयानक डायन ने जोरदार हमला कर दिया था और उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। तो क्या नितिन की ये रात होगी इस गांव में आखिरी रात, या नितिन उस डायन के चंगुल से बचकर जिंदा वापस जा पाएगा? आइए सुनते हैं।